बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज रहीमिया खान ICPHSRY के। आज के इस लेक्चर में हम क्लास फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन में सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री में चैप्टर वाइटामिन पढ़ेंगे। और चैप्टर वाइटामिन से भी आज का हमारा टॉपिक होगा वाइटामिन B1। ये बी कॉम्प्लेक्स का फर्स्ट वाइटामिन है जो कि आज हम पढ़ेंगे, और इस लेक्चर का रेफरेंस है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 93 to 95 का। हमने वाइटामिन्स में क्लासिफिकेशन पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी। तो वाइटामिन्स को हम सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स में हमारे वाइटामिन में आते हैं वाइटामिन C और वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और आज हमारा वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स का फर्स्ट वाइटामिन है जो कि है वाइटामिन B1। तो वाइटामिन B1 वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है। वाइटामिन B1 को हम थायामिन भी कहते हैं। और अगर वाइटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाए तो जो डिज़ीज़ होगी, जो कंडीशन होगी, वो कहलाती है बेरी। अब अगर हम सिनोनिम की बात करें तो वाइटामिन B1 के और भी दूसरे नाम हैं। B1 के अलावा हम इसको एन्यूराइन कहते हैं, थायामीन भी कह सकते हैं, एंटी बेरी फैक्टर, क्योंकि इसके डेफिशिएंसी से बेरी हो जाएगी। तो ये बेरी की कंडीशन में हम वाइटामिन B1 की का इंटेक करवाएं तो उस कंडीशन को ट्रीट किया जा सकता है। तो इस वजह से ये एंटी बेरी फैक्टर भी कहलाता है। लास्ट सिनोनिम है एंटी न्यूराइटिक फैक्टर। तो ये सारे चारों इसके सिनोनिम है। अच्छा, यहाँ पे थायामीन के स्पेलिंग में आपको टॉप पे और यहाँ सिनोनिम में दोनों में ई का फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो थायामीन के स्पेलिंग ये दोनों ही लिखे जाते हैं और ये दोनों ही सही हैं। सोर्सेज, इट अकर्स इन द आउटर लेयर ऑफ ग्रेन लाइक ब्रान एंड राइस पॉलिशिंग। तो ये जो आउटर लेयर होती है ग्रेन्स की, जिसको हम भूसी कहते हैं, चावलों की या गंदम की, तो ये उसमें मौजूद होता है। एनिमल में इसका सोर्स है एग यॉक, लिवर, मिल्क, किडनी, हार्ट एंड लिवर ऑफ फिश। प्लांट में होल सीरियल, जीस्ट, होल व्हीट, सीरियल कहते हैं अनाज को, होल व्हीट फ्लोर, पल्सेस दालें, नट्स, और फ्रेश फ्रूट। वेजिटेबल में और फ्रेश फ्रूट्स में ये कुछ कम एक्सटेंट में पाया जाता है। फिर उसके बाद फंक्शंस की बात करें तो विटामिन B1 एक्ट करता है एज कार्बोजाइलेज या कार्बोक्सिलेज। यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है कार्बोक्सिलेज, अगर आप इसी हेडिंग के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन में देखें तो विटामिन B1 प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेरियस डी कार्बोजाइलेज रिएक्शन। तो बेसिकली ये बहुत सारे डी कार्बोजाइलेज रिएक्शन में या डी कार्बोक्सिलेज रिएक्शन में रोल प्ले करता है। डी कहते हैं हम रिमूवल को, मतलब रिमूव करवाना किसी भी ग्रुप में से। किस चीज़ को रिमूव करवाना? कार्बोक्सिल ग्रुप को। और एज है तो जाहिर है वो एंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। तो बेसिकली विटामिन B1 एक को एंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। और वो को एंजाइम कौन से फंक्शन में, कौन से रिएक्शन में रोल प्ले करेगा? तो वो रिएक्शंस होंगे डीकार्बोक्सिलेशन के रिएक्शन, यानी कि ऐसे रिएक्शन में ये रोल प्ले करेगा विटामिन B1 जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप का रिमूवल हो रहा हो। एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे पायरोविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल को A में और उसके आगे लिखा हुआ है +E। फिर दूसरी एग्जाम्पल है सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड +CO। इन दोनों रिएक्शंस को थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लें आप कि पायरोविक एसिड प्लस CoA और इसके साथ NAD पॉजिटिव, ये NAD के ऊपर प्लस आएगा। ये ऐसा मत सोचेगा कि ये प्लस जो है वो रिएक्टेंट साइड की तरफ प्लस करने के बाद मैंने फिर एरो लगा दिया, ऐसा नहीं है। ये पायरोविक एसिड और CoA और NAD पॉजिटिव, NAD के ऊपर प्लस का साइन, ये तीनों रिएक्टेंट साइड पे होंगे एरो करके। प्रोडक्ट साइड पे क्या बनेगा? एसिटाइल CoA प्लस CO2 और उसके साथ NADH और H पॉजिटिव, ये जो है वो प्रोडक्ट साइड पे आएंगे। तो ये फर्स्ट रिएक्शन की करेक्शन करवा लें, क्योंकि यहाँ सिर्फ C और यानी कि कार्बन अलग से लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। पायरोविक एसिड CoA के साथ मिलके प्रोडक्ट साइड पे जो है वो एसिटाइल CoA और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसी तरह से सेकंड जो रिएक्शन है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का, उसको भी थोड़े से करेक्शन कर लें उसकी के अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड और CoA ये NAD के साथ, NAD पॉजिटिव के साथ मिलेगा, तो प्रोडक्ट साइड पे आपका बनेगा सक्सिनाइल CoA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों रिएक्शंस जो हैं इनकी थोड़ी सी करेक्शन कर लें कि ये किस तरह से हो रहे हैं। तो ये
पायरोविक एसिड जो है यहाँ पे मैंने और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह से डीकार्बोक्सिलेज के तौर पे ऐड कर रहा है और कैसे डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, तो बेसिकली रिमूवल हो रहा है कार्बोक्सिल ग्रुप का। ये आपके सामने पायरोवेट की स्ट्रक्चर है। पायरोवेट जो है वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा। यही बात की थी हमने प्रीवियस स्लाइड में, पायरोविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा। तो पायरोवेट में से कार्बोक्सिल ग्रुप का रिमूवल हो जाएगा और एसिटाइल कोए बनेगा। अब तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइनो एसिड में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़े हैं और इसके साथ साथ हमने लिपिड में फैटी एसिड में भी यही जो ग्रुप है उसका बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। तो पायरोवेट से कार्बोक्सिल ग्रुप का रिमूवल हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास एसिटाइल कोए, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे जो खाली कार्बन लिखे अपनी अपनी बुक्स में इसकी करेक्शन करें और यहाँ पे CO2 कर लें, और इसके साथ NAD पॉजिटिव जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है और साथ में NADH बनेगा प्रोडक्ट साइड पे। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो यहाँ पे हमारी बुक में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ हमारी बुक में लिखा हुआ है सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में। इसकी मैंने करेक्शन करवाई आपको कि अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड सक्सिनाइल में कन्वर्ट होगा। अब अगर हम इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें, इसमें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सिट्रिक एसिड सिट्रेट जो है फर्स्ट पर टॉप पे होगा। ये सिट्रेट जो है क्रैब साइकिल में बेसिकली ये सिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है, फिर आइसोसिट्रेट जो है वो अल्फा कीटोग्लूटेरेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ से सिट्रिक एसिड जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो डीकार्बोक्सिलेशन का इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरी बात, अगर हम बात करें सिट्रेट जो है या सिट्रिक एसिड, वो डायरेक्ट अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि सिट्रिक एसिड पहले आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है जो कि उसका आइसोमर है, फिर वो आइसोमर फर्दर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इसी वजह से मैंने आपको इस पूरे रिएक्शन की वजह से, ये आपको मैं इस सारी डिटेल में नहीं डालना चाह रही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि ये जो दोनों रिएक्शन है इनकी करेक्शन इस तरह से है और ये रिएक्शन किस अकॉर्डिंग हुई है। अगर हम सिट्रिक एसिड की बात करें तो सिट्रिक एसिड पहले आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा, फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट होगा और साथ में जो प्रोडक्ट है वो CO2 बनेगा। बाकी अगर हम बात करें अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोए में और उसके बाद CO2 बनता है। तो आप इन दोनों रिएक्शंस को यहाँ पे करेक्शन कर लें अपनी टेक्स्ट बुक में। सेकेंड फंक्शन की बात करते हैं एज ट्रांस कीटोलेज। ट्रांस कहते हैं हम ट्रांसफ़र होने को, कीटो ग्रुप का ट्रांसफ़र करने वाला, एज है तो ASE एज है तो एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो कि ट्रांसफ़र करवाए, किसका ट्रांसफ़र करवाए, कीटो ग्रुप का। अब कीटो और एल्डो ग्रुप ये हमने कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़े हैं, आपको इसमें कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। तो विटामिन B1 एक्ट करता है एज ट्रांस कीटोलेज। विटामिन B1 एक एंजाइम के तौर पे एक्ट करता है, को एंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। वो को एंजाइम अपना रोल प्ले करेगा ट्रांसफ़र करवाने में, किसको ट्रांसफ़र करवाने में, कीटो ग्रुप को ट्रांसफ़र करवाने में। और ये जो है ये विटामिन B1 कौन से प्रोसेस में रोल प्ले करता है, तो ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में रोल प्ले करता है और इसकी वजह से ही ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो कैरी आउट होता है। अब इसी फंक्शन की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है मेरे पास कि कैसे ट्रांसकीटोलेज के तौर पे एक्ट करेगा। तो बेसिकली पेंटोज फॉस्फेट पाथवे आपके माइंड में आ रहा होगा, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है क्या। ये हम आपको याद होगा हमने कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोलाइसिस को बहुत ज़्यादा डिटेल में किया था जब हम ऑब्जेक्टिव बुक के MCQs कुछ कर रहे थे तब। तो ग्लूकोज जो है वो पायरोवेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये सारे स्टेप्स हैं ग्लाइकोलाइसिस के। यहाँ पे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जाता है। ये जो डॉटेड लाइन है ना आपके पास, ये डॉटेड लाइन एरो में जो डॉटेड लाइन है, वो जो डॉटेड लाइन है वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को शो कर रही है। बाकी जो स्ट्रेट लाइन है एरो की वो आपके ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन को शो कर रही है इस स्ट्रक्चर में। तो जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है इस पाथवे में यानी कि ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म हो रही है वहाँ पे ये रोल प्ले करेगा इस ट्रांस कीटोलेज के तौर पे, जो कीटो ग्रुप है उसको ट्रांसफ़र करवाने के। ये यहाँ पे आपके सामने जो पूरा पाथवे है इसमें यहाँ पे रोल प्ले करेगा। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा थोड़ा सा कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे ग्लाइकोलाइसिस में ही होता है, या लेकिन ग्लूकोज की जो कन्वर्जन होती है पायरोवेट में वो पूरा ग्लाइकोलाइसिस से हट के वहाँ से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में एंटर होता है
तो वहाँ पे ट्रांसकीटोलेज के जो रिएक्शन है, ये यहाँ पे आपको थर्ड एरो में यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, जिससे ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, वहाँ पे ट्रांसकीटोलेज का आपको एंजाइम का नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जो है विटामिन B1 अपना रोल प्ले करता है। लेकिन आपने ये यहाँ पे, लेकिन आपने ये सारा याद नहीं करना है, याद आपने सिर्फ वही करना है कि ट्रांसकीटोलेज के तौर पर एक्ट करता है। ये सिर्फ मैं आपको ये बता रही थी कि किस तरह से पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में कैसे रोल प्ले करता है, और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है क्या और ट्रांसकीटोलेज क्या है। सिर्फ इस बात की एक्सप्लेनेशन हो रही है यहाँ पे, तो बाकी ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। थर्ड फंक्शन की तरफ चलते हैं। कन्वर्जन ऑफ फैट है, फैट की कन्वर्जन करवाता है। इट हेल्प्स द एंजाइम सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कन्वर्जन ऑफ फैट इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो ये फैट की जो है वो कन्वर्जन करवाएगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में। ग्रोथ पे अगर आए हम तो विटामिन B1 एसेंशियल होता है नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट में, सारे दूसरे विटामिन की तरह ये इसका भी रोल होता है। फिफ्थ फंक्शन है एक्शन होता है विटामिन B1 का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, CVS पे। वेरियस कंपोनेंट ऑफ CVS स्पेशली द हार्ट इज डिपेंडेंट ऑन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो डिपेंड करते हैं। तो अगर ये जो विटामिन B1 है ये भी CVS के ऊपर एक्ट करता है, बहुत सारे इसके फंक्शन पे एक्ट करता है। एज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट रन पैरेलल टू दैट ऑफ थायमिन इन द बॉडी। तो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो थायमिन के पैरेलल चलती है, यानी कि थायमिन हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट होगी। ये जो कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट की बात हो रही है थायमिन के पैरेलल होने की, ये बेसिकली यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ फैट इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इसकी वजह से हो रही है। ये डाइटरी इनटेक वाले कार्बोहाइड्रेट का विटामिन B1 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आते हैं बेरी बेरी। अगर यहाँ पे हेडिंग नहीं दी हुई, लेकिन ये डेफिशिएंसी की कंडीशन है। अगर तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाए तो जो कंडीशन होगी वो कहलाती है बेरी बेरी। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से विटामिन B1 का नाम हमने दिया सिनोनिम में उसको कि वो एंटी बेरी बेरी फैक्टर है। अब बेरी बेरी है क्या? विटामिन B1 डेफिशिएंसी कॉज अ डिजीज़ कॉल्ड बेरी बेरी। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से एक डिजीज़ हो जाती है जिसको कहते हैं हम बेरी बेरी। बेरी बेरी मीन्स आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। इट रिफ्लेक्ट्स दी सीवियरिटी ऑफ वीकनेस। इसका क्या मतलब है? बेरी बेरी का मतलब ये है कि ये ऐसी डिजीज़ है जिसमें बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म की वीकनेस हो जाती है एंड स्टेट ऑफ पैरालिसिस, और एक किस्म की फालिज की तरह की जो है स्टेट या हालत हो जाती है पेशेंट की, जिसमें डेफिशिएंसी हो जाए इसकी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी एक्सप्लेनेशन हमारी बुक में उस तरह से नहीं है, हाँ नहीं है। तो ये जो है यहीं पे हमारा जो टॉपिक है वो एंड हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे अभी हमने पढ़ा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन, CVS के ऊपर एक्शन, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म, ये सारे जो रोल प्ले हो रहे हैं विटामिन B1 के, थायामिन के, ये हमारी बॉडी में बेसिकली एनर्जी की प्रोविज़न के लिए रोल प्ले हो रहे हैं। तो अगर तो विटामिन B1 थायामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो जो कंडीशन होगी वो बेरी बेरी होगी। एनर्जी नहीं होगी तो बॉडी सीवियरिटी स्टेट ऑफ वीकनेस में जाएगी, जिसकी वजह से जिसको हम कहेंगे कि स्टेट ऑफ पैरालिसिस की कंडीशन है। तो जिसमें किसी भी काम करने की एबिलिटी नहीं रहेगी, जिसम में सलाहियत नहीं रहेगी। इसी वजह से ये कंडीशन, इसको बेरी बेरी कहा गया, जिसका मतलब है आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी हिम्मत या इतनी ताकत ही नहीं रहती बॉडी में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से। तो इस वजह से कंडीशन है बेरी बेरी। चलें, आज हमारा विटामिन B1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड विटामिन B कॉम्प्लेक्स करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।